गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमन चौधरी श्याम शिक्षण प्रशिक्षण संस्था से आज ऑनलाइन क्लास के साथ आज हम पढ़ रहे हैं समकालीन भारतीय शिक्षा के अंदर प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत मैनेजमेंट के कैसे सिद्धांत होते हैं, कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए, कैसे सिद्धांत हैं। हमने 6 सिद्धांत पहले देख लिए। अब आगे देखते हैं 7वां सिद्धांत। मैनेजमेंट के सिद्धांत। अनुरूपता का सिद्धांत। 7 नंबर सिद्धांत है अनुरूपता का सिद्धांत। अनुरूपता का सिद्धांत। मैनेजमेंट के अनेक प्रकार के सिद्धांत होते हैं और सिद्धांतों के द्वारा ही मैनेजमेंट अपनी क्रियाकलाप को विशिष्ट रूप से चला सकता है। अनुरूपता का सिद्धांत कैसा है? अनुरूपता का सिद्धांत इस बात पर या इस तथ्य पर जोर देता है कि समान दायित्व वाले, एक समान फर्ज निभाने वाले, दायित्व वाले सदस्यों के अधिकार भी समान होने चाहिए, ताकि आवश्यकता के या आवश्यकता अनुरूप मतभेद उत्पन्न न हो और कार्य निष्पादन में एकरूपता आ सके। अनुरूपता का सिद्धांत बताता है कि जिस भी संस्था में, जिस भी जगह पे जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, वहां पर जिस भी व्यक्ति के जो भी दायित्व बनते हैं कार्य के प्रति, उनके हिसाब से उनके अधिकार भी समान होने चाहिए। अगर उनके अधिकार समान होंगे और उनका दायित्व को अच्छे से निभा रहे, समान अधिकार होने के बावजूद भी वो उनके बीच मतभेद नहीं होगा, दबंग की भावना उत्पन्न नहीं होगी, अधिकार समान होने से, ठीक है, और उनके कार्य में एकरूपता बनी रहेगी। मैनेजमेंट का सिद्धांत है कि संस्था के अंदर जितने भी लोग कर्मचारी लगे हुए हैं उन सब में एकरूपता बनाए रखें। सेकंड नंबर है औपचारिकता का सिद्धांत। अनुरूपता आने के बाद 8 नंबर है औपचारिकता। औपचारिकता का सिद्धांत। औपचारिकता का सिद्धांत, मैनेजमेंट का औपचारिक सिद्धांत क्या बताता है कि इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के द्वारा विद्यालय में कार्य करने वाले, स्कूल या विद्यालय में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, औपचारिकता के अंदर विद्यालय के अंदर कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ज्ञान या अनुभव होना चाहिए कि उसका कार्य क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ज्ञान अवश्य रूप से होना चाहिए कि उसका काम क्या है, क्या उसके दायित्व है, क्या उसके नियम है, कैसे उसकी अनुशासन है, वह किसके प्रति उत्तरदायित्व है, तथा अन्य शब्दों में उसे प्रबंध के या मैनेजमेंट के औपचारिकता ढांचे का ज्ञान होना चाहिए। स्कूल या विद्यालय के अंदर अगर कहीं पे मैनेजमेंट है तो उस मैनेजमेंट के औपचारिकता का विशेष रूप से ज्ञान प्रत्येक कर्मचारी को अवश्य रूप से होना चाहिए। अगला है अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। औपचारिकता में बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके हिसाब से कॉलेज की मैनेजमेंट कैसे संभाले, उसकी औपचारिकता क्या है, कॉलेज की क्या है, इस पूरी चीज का उसके विशेष रूप से ज्ञान होना
सिद्धांत, दायित्व का सिद्धांत। अधिकार व दायित्व का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि अधिकार व दायित्व दोनों साथ साथ चलते हैं। दायित्व और अधिकार दोनों एक साथ होते हैं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दायित्व बनता है तो उसका अधिकार है, अधिकार है उसका दायित्व बनता है। किसी भी कर्मचारी का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह पे कार्य उसका अधिकार है तो उसका दायित्व बनता है। किसी भी काम के लिए इसका क्या फर्ज है, क्या दायित्व बनता है तो उसका वो अधिकार है। एक किसी भी सिक्के के दोनों पहलू है। जब किसी व्यक्ति का या किसी भी कर्मचारी का कोई भी दायित्व सौंपा जाए विद्यालय के अंदर मैनेजमेंट के द्वारा, विद्यालय के अंदर मैनेजमेंट के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को, किसी कर्मचारी को उसका दायित्व सौंपा जाए तो उसे अपना दायित्व निभाने हेतु, उसके दायित्व निभाने हेतु पर्याप्त मात्रा में उसके पास अधिकार होने चाहिए। अधिकार व दायित्व संतुलन होने चाहिए, दोनों समान रूप में और संतुलित रूप से होने चाहिए। इसलिए इसे अधिकार व दायित्व में समता का सिद्धांत भी कहते हैं। अधिकार और दायित्व, कर्मचारी को मैनेजमेंट के द्वारा अगर किसी कार्य को सौंपा गया है कि आपका ये दायित्व बनता है तो उस दायित्व को पूर्णता के साथ निभाने के लिए उस कार्य के प्रति उसका पूर्ण रूप से अधिकार अवश्य होना चाहिए। अगर दायित्व अच्छे से निभा रहे हैं तो उसका अधिकार अवश्य रूप से है, अधिकार दायित्व निभा रहे हैं, अधिकार है तो दोनों के रूप में समानता है। और अधिकार और दायित्व के सिद्धांत को समता का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला है 10 नंबर, निर्देशन का सिद्धांत। निर्देशन का सिद्धांत मैनेजमेंट का क्या निर्देशन होते हैं, कैसे निर्देश देने हैं और किस हिसाब से देने हैं। शारीरिक रूप को ध्यान में रखते हुए, मानसिकता को ध्यान में रखते हुए किस व्यक्ति की कैसी है निर्देशन का सिद्धांत। इसमें बताया गया है कि शैक्षिक प्रबंध में निर्देशन का सिद्धांत भी है। संगठनों में निर्देशन बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। निर्देशन के अभाव में, अगर निर्देशन नहीं है तो निर्देशन के अभाव में उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं है। जब मैनेजमेंट के निर्देशन नहीं आए, अगर ना फॉलो किए जाए तो वहां भी सफलतापूर्वक या जो उद्देश्य से मैनेजमेंट चले हैं, जो उद्देश्य रखे गए हैं, जो बनाए गए हैं जिस भी लक्ष्य के पहुंचने तक, तो वो प्राप्त करना संभव नहीं है। जिस भी लक्ष्य को हम प्राप्त करने जा रहे हैं, जिस भी उद्देश्य से जा रहे हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए, उस लक्ष्य से मैनेजमेंट अपने कर्मचारी को निर्देशित करता है। अगर निर्देशित ना करें तो मैनेजमेंट के जो भी उद्देश्य है शिक्षा के प्रति वो सफलतापूर्वक नहीं हो सकते। अगर मैनेजमेंट निर्देशित कर दिए और कर्मचारी अगर निर्देशों का पालन भी नहीं कर रहे हैं फिर भी सफलता नहीं मिल सकती। तो एक शैक्षिक प्रबंध के अंदर निर्देशित होना अत्यंत आवश्यक है और निर्देशन के अभाव में किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति में नहीं हो सकती। नेक्स्ट है कुशलता का सिद्धांत। 11 नंबर है कुशलता का सिद्धांत। निर्देशन मिल गए, निर्देशन के अनुसार किस कार्य को कैसे कर रहे हैं, अगर उस कार्य में कुशलता ना हो तो निर्देशन का कोई मतलब नहीं और निर्देशन अच्छे से फॉलो करेंगे, किस हिसाब से करेंगे कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो संतुष्ट है या नहीं। कुशलता का सिद्धांत
कुशलता के सिद्धांत के विद्वानों ने बताया है कि कुटज एवं ओ'डोनेल के विचारों के अनुसार कुशलता के सिद्धांत में संगठन को अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों पूर्व से निर्धारित किए हुए उद्देश्यों को न्यूनतम लागत पर कम से कम न्यूनतम लागत पर प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो क्या हुआ कि संगठन को कुशलता पूर्वक काम करना चाहिए। कुशलता का सिद्धांत ओ'डोनेल और कुटज ने बताया है कि हम जिस भी उद्देश्य को लेकर चले हैं, जिस भी संगठन में, जिस भी संस्था में, जिस भी समूह के अंदर हम काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को ये पता होना चाहिए कि हम जिस भी उद्देश्य को लेकर चले हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, तो उस किसी भी काम को अगर कुशलता से करेंगे तो उद्देश्य की प्राप्ति संभव रूप से हो पाएगी। अगला है नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। बारह नंबर है नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत इससे पहले देखा था वे कुशलता का सिद्धांत, किसी भी कार्य के लिए कुशलता से कर रहे हैं तो वो अच्छे से निपुण हो पाएगा, और कुशलता से करेंगे तो उसमें नियंत्रण तो होना ही होना चाहिए। और नियंत्रण का विस्तार कैसे होना चाहिए और कौन करेगा, ये हम नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत में देखेंगे कि नियंत्रण का सिद्धांत, यह सिद्धांत शिक्षण संस्था में कार्यरत कर्मचारी तथा संख्या निश्चित करता है। यह सिद्धांत कर्मचारियों की संख्या जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनको निश्चित करते हैं ताकि उनका नियंत्रण भले प्रकार या भले भांति से हो सके। जिसकी संख्या कैसे हो जाए, 5 या 6। नियंत्रण मैनेजमेंट यह तय करेगा कि अपने संस्था में या शिक्षण संस्था में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है और किस किस जगह पे बांटा गया है, कार्यों के अनुसार व्यक्तियों की संख्या कितनी रखनी है, और जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में अगर संपूर्ण रूप से देखा जाए भले ही प्रकार से अगर संख्या कम हो, लिमिट में हो, तो उस कार्य पे नियंत्रण अच्छे प्रकार से होगा। क्रेकुनर के अनुसार इनकी संख्या क्या बताई गई है, 5 से 6। 5 से 6 लोग हो सकते हैं तो नियंत्रण अच्छा बना रहेगा। और कर्नल उर्विक के अनुसार संगठन के उच्च स्तर, किसी भी संगठन के उच्च स्तर पर अधीन कर्मचारियों की आदर्श संख्या कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। उनकी संख्या उन्होंने बताई है कि 4 होनी चाहिए। और निम्न स्तर से कितनी होनी चाहिए, निचले स्तर पे 8 से 12 नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत के अंदर बताया गया है कि यह सिद्धांत किसी के अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों के संख्या निश्चित करता है। संख्या निश्चित करता है क्योंकि किस लिए करता है, क्या कारण है संख्या निश्चित करने का, कि अगर संख्या निश्चित होगी तो उसका नियंत्रण भी बड़े प्रकार से किया जाएगा। क्रेकुनर के अनुसार यह संख्या 5 से 6 होनी चाहिए। और कर्नल उर्विक ने बताया कि संगठन के उच्च स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों
उनके सदस्यों के आदर्श संख्या 4 होनी चाहिए और निम्न स्तर पर 8 से 12 उच्च स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी संख्या 4 होनी चाहिए और उसके नीचे स्तर पर जो काम कर रहे हैं निम्न स्तर पर 8 से 12 लोग, ताकि नियंत्रण भी भली प्रकार से हो सके। अगला है संतुलन का सिद्धांत। 13 नंबर है संतुलन का सिद्धांत। नियंत्रण देख लिया, नियंत्रण करेंगे तो उनके बीच में संतुलन कैसे बने रहेगा और संतुलन बनाने में अहम भूमिका किसकी होती है? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की अहम भूमिका होती है कि जिसकी कर्मचारियों को काम के लिए सौंपा गया है उस पर नियंत्रण किया जा रहा है तो उनके बीच में संतुलन स्थापित करना एक मैनेजमेंट का दायित्व बनता है। संतुलन के सिद्धांत में क्या बताया है कि संगठन का विभिन्न विभागों में कार्य तथा कर्मचारियों के अधिकारों, जो भी कार्य है और उनके कर्मचारियों को उनके अधिकारों व दायित्वों में संतुलन के सिद्धांत में बता रहे हैं कि संगठन का विभिन्न कार्य तथा कर्मचारियों के अधिकारों, उनके अधिकारों व दायित्वों में संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए और ये काम मैनेजमेंट का, ताकि उनमें आपस में परस्पर संघर्ष, मतभेद व मनमुटाव उत्पन्न न हो सके। संतुलन के सिद्धांत में बता रहे हैं कि जितने भी लोग किसी कार्य में लगे हुए, जितने भी कर्मचारी लगे हुए, जितने भी सदस्य लगे हुए हैं, उन लोगों के बीच में आपस में संतुलन की व्यवस्था, संतुलन का वातावरण बनाया जाना आवश्यक है और होना चाहिए, ताकि उन लोगों के कार्य के प्रति किसी भी प्रकार का मनमुटाव न हो, मतभेद न हो और संघर्ष की स्थिति पैदा न हो। मैनेजमेंट प्रबंधन के सिद्धांत देखिए, अनुरूपता का सिद्धांत, औपचारिकता का सिद्धांत, अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत, कुशलता का सिद्धांत, नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत, लास्ट है संतुलन का सिद्धांत। और शिक्षा की आयोजना, उसका नियोजन करना, शिक्षा की आयोजना और प्रबंधन की व्यवस्था के पुनर्गठन को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में अनेक प्रकार के सिद्धांत भी होते हैं, इनसे अलग वो देखिए कैसे होते हैं। पहला है कि शिक्षा की नियोजन, शिक्षा की आयोजना या नियोजन और प्रबंध का दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य तैयार करना, प्रबंध का दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य तैयार करना और उसे देश का विकासात्मक और जनशक्ति विषय आवश्यकता से जोड़ना, प्रबंध का सिद्धांत। प्रबंध का सेकंड नंबर सिद्धांत और बता रहे हैं कि विकेंद्रीकरण तथा शिक्षा संस्थाओं में स्वायत्तता की भावना पैदा करना। अगला है लोक भागीदारी को प्राथमिकता देना, लोक भागीदारी की प्राथमिकता देना, जिसमें गैर सरकारी एजेंसी अभिकरणों का जुड़ाव तथा स्वैच्छिक प्रयास शामिल किया हो या स्वैच्छिक प्रयास उसमें शामिल पहले से मौजूद हो। अगला है शिक्षा की आयोजना। मैनेजमेंट के सिद्धांत में अलग से बताया है कि शिक्षा की आयोजना और प्रबंध में अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को शामिल करना, शिक्षा के शिक्षण सत्र में जहां पे पुरुष लोग काम कर रहे हैं वहां पर अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल किया जाए। शिक्षा के
क्षेत्र में मैनेजमेंट की क्या भूमिका है, इसके क्या सिद्धांत हैं, एक अच्छे मैनेजमेंट की क्या भूमिका हो सकती है। अच्छा अगर मैनेजमेंट है तो शिक्षण संस्था के जो भी नियम कानून चल रहे हैं वो भी अच्छे होंगे। और अच्छे मैनेजमेंट की पहचान कैसे होती है कि अगर कॉलेज का परिणाम अच्छा हो तो कॉलेज का मैनेजमेंट भी अच्छा है और ये आदर्श कौशल है मैनेजमेंट की। प्रबंध का टॉपिक क्लियर है, क्या पढ़ा हमने, प्रबंध के अर्थ, परिभाषा, विशेषता, सिद्धांत हो गई। नेक्स्ट है अधिकार सत्ता का अर्थ, अधिकार यानी सत्ता का अर्थ, क्या अधिकार है, क्या इसकी सत्ता हो सकती है। नई हेडिंग समकालीन भारतीय शिक्षा की, अधिकार या सत्ता। सत्ता का अर्थ, सत्ता का क्या अर्थ है, कैसे अधिकार है। अधिकार सत्ता का वह सूत्र है जो समतल में विभिन्न समूह, समतल के अंदर विभिन्न समूह की क्रियाकलापों को आपस में जोड़ता है, समन्वित करता है तथा उसका नियंत्रण करता है। अधिकार सत्ता को मैनेजमेंट के कार्यों की कुंजी माना गया है। अधिकार सत्ता को मैनेजमेंट के कार्यों को एक कुंजी माना गया है क्योंकि समतल की परंपरागत विचारधारा के अनुसार समर्थित अधिकार संबंधों का अंतर्जाल है। साधारणतः अधिकार सत्ता की शक्ति से संबंध किया गया है तथा इसे आदेश करने एवं उसका पालन करवाने के लिए, आदेश करने उसका पालन करवाने के लिए अधिकार के रूप में जाना जाने लगा। अधिकार के रूप में विभिन्न विद्वानों ने, अनेक प्रकार के विद्वानों ने अधिकार सत्ता को अलग अलग रूप से भी देखा है कि सत्ता क्या चीज है और अधिकार क्या चीज है। इनकी हम परिभाषाएं भी देखेंगे। सत्ता का अर्थ हो गया कि सत्ता विभिन्न समूहों की क्रियाओं को आपस में जोड़ता है, समन्वित करता है और उसका नियंत्रण करता है। अधिकार सत्ता को प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी माना गया है। ये तो हो गया सत्ता का अर्थ। और सत्ता की परिभाषा और शिक्षा में क्या महत्व है, कैसे इसके अधिकार है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।